देखो, अभी तक हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में दो टाइप के सवाल आप डील करते हो। एक पहला सवाल जो होता है कुछ फाइंड करने का, मतलब एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, इस टाइप से, है ना। और दूसरी कैटेगरी ऑफ सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि आप लोगों को कोई चीज़ प्रूव करने को दी है, मतलब ये बराबर ये प्रूव करो, ये इक्वल टू 90 प्लस समथिंग समथिंग प्रूव करो, इस टाइप की चीज़ें। तो अभी जो हम सवाल कर रहे हैं, तो पहले तो ये एनसीईआरटी की 10.5 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, और दूसरा ये भी उस टाइप 2 की कैटेगरी में आता है जिसमें आपको चीज़ों को प्रूव करना होता है कि ये इक्वल टू ये या फिर वगैरह वगैरह। ईजी है, काफ़ी सिंपल है, 2 से 3 स्टेप्स का है, बट पहले सवाल को समझ लेते हैं। अब देखो, तुम्हारा जो सर्कल का सिलेबस है, अगर मैं उसको पूरी तरीके से गो थ्रू करूँ तो टोटल आपके सिलेबस में 5 एक्सरसाइजेज हैं। 5 एक्सरसाइजेज के बीच में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, जो कि ऐसा लगता है कि अरे यार कितना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, समझ ही नहीं आएगा कि करके सवाल अगर आ गया तो कौन सा कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखो, जो आपने अभी तक जितने भी मैंने जैसे पढ़ाया है, मैंने सर्कल्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में पढ़ा है। फर्स्ट एक्सरसाइज से 4th एक्सरसाइज तक मैंने उसको एज अ पार्ट 1 कंसिडर करके पढ़ाया है, जिसमें आपके ये सारे थ्योरम्स आते हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, वगैरह वगैरह। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे सामने डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये उन सारे पार्ट 1 के थ्योरम्स का टॉपिक तो है ही नहीं। क्यों? ना तो यहाँ पे कोई सेंटर दिख रहा है, ना कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का प्रोविजन दिख रहा है, ना तो कोई कॉर्ड्स इक्वल बोली जा रही है, ना तो कोई सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं है। उन जितने भी थ्योरम्स हमने पार्ट 1 से पढ़े, तो ऑटोमेटिकली तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये पार्ट 2 ऑफ सर्कल है, यानी कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ज़्यादा इसमें हमको प्रवचन नहीं लिखने। अगर मैं इसके गिवन वाले पार्ट की बात करूँ तो आपको 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पॉइंट बी पर, एक इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने पॉइंट बी से ऐसा उन्होंने कहा कि हमने एक लाइन ए बी डी बनाई। ये देखो, एक लाइन उन्होंने बनाई ए बी डी, और दूसरी लाइन उन्होंने बनाई इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके, दैट इज़ पी वी क्यू। ऐसी 2 लाइंस उन्होंने ड्रॉ की, है ना। अब आपको प्रूव दैट करना है कि एंगल ए सी पी, ठीक है, आपको प्रूव दैट करना है कि एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के, यानी कि ये वाले एंगल के बराबर। इसमें कुछ भी आपको नहीं दिया है कि ये फलाना चीज़ इक्वल टू वो फलाना चीज़, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सिंपली अब इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आप बड़े ही प्यार से, जो पहले आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे सवाल का गिवन डेटा है, वो गिवन डेटा तुम पहले अपने सवाल का लिख लो। तो गिवन डेटा तो हमारे पास यही है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स, ठीक है, इंटरसेक्ट, ओके, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बता दो, इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, ठीक है, दोनों मिले, दोनों ने मिलकर कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। ये 2 जानकारी आप लोगों को दी हुई है, डन, ये 2 जानकारी आप लोगों को दी हुई है। इसके अलावा वो ये बताना चाह रहा था कि हमने लाइन ड्रॉ की, हमने ये किया, हमने वो किया, वगैरह वगैरह। तो उतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। अब हमको इसमें क्वेश्चन में कुछ तो टू प्रूव करने को कहा है। टू प्रूव करने को कहा गया है कि एंगल ए सी पी इक्वल आना चाहिए एंगल क्यू सी डी के। अब देखो, मुझे बार बार जो वर्ड है ए सी पी डी क्यू सी डी, ये लिखने में आलस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, डायग्राम में मेरे एंगल ए सी पी को मैंने 1 ले लिया और क्यू सी डी को मैंने 2 ले लिया। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि बेसिकली मुझको जो चीज़ टू प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल 2 हो जाए। ये मुझको प्रूव करना है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी। देखो, अब जैसे ये वर्ड आता है कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट अराइज हो जाता है कि हमको कैसे पता चलेगा मैडम
कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहली बात ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। जब आप बहुत सारे सवाल करते हो तो आपके अंदर से एक नेचुरली एक इंट्यूशन आने लगता है कि अच्छा ये वाली चीज़ जो है ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कर करके देखनी भी पड़ती है कि ऐसा करने से आ रहा है क्या, वैसा करने से आ रहा है क्या। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन देखो इस सवाल का कैसा है। आपको जो ये AP दिया हुआ है, ये AP बेसिकली आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, थोड़ा अलग कलर से ज्वाइन करते हैं। कौन सा कलर इस्तेमाल करें, ये कर लेते हैं। ये जो AP है, ये AP आपको बेसिकली ज्वाइन करना है, और जो DQ है, ये DQ आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर तरीके से लिख दिया कि हमने ज्वाइन कर लिया है, किसको ज्वाइन कर लिया है, AP को, एंड हमने ज्वाइन कर लिया है किसको, DQ को। अब आगे क्या, अब इस सवाल के प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो अगेन मैंने कहा, मैंने सर्कल्स को 2 पार्ट्स में पढ़ाया है, एक पार्ट 1 करके पढ़ाया है और एक पार्ट 2 पढ़ के पढ़ाया है। पार्ट 1 का मतलब होता है फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके 4th एक्सरसाइज तक का हिस्सा, दैट इज़ पार्ट 1। उसमें जितनी भी थ्योरम्स और जितनी भी एक्सरसाइजेज या जितने भी एक्स्ट्रा या सॉल्व एग्जाम्पल्स कवर हुए, दैट इज़ पार्ट 1। अब जो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का कंसेप्ट है, इसको मैंने रखा है पार्ट 2 में। तो क्योंकि पार्ट 1 से रिलेटेड कोई कंसेप्ट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ना, तो डेफिनेटली ये आपका पार्ट 2 में ही होगा। अच्छा खैर, अब देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, बुद्धि लगाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। अभी हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में 3 रिजल्ट्स पढ़े। रिजल्ट नंबर 1, इंस्क्राइब्ड एंगल सेंट्रल एंगल का आधा होता है। रिजल्ट नंबर 2, सेमी सर्कल पे अगर इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा तो 90 डिग्री रहेगा। रिजल्ट नंबर 3, अगर 2 इंस्क्राइब्ड एंगल सेम आर्क को कट कर रहे हैं तो वो दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 3 रिजल्ट्स पढ़े हमने। तो अब इसमें जो आपका रिजल्ट नंबर 3 है, ये रिजल्ट नंबर 3 आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। कैसे, देखो इस डायग्राम में अगर मैं ऑब्जर्व करूँ और बोलूँ कि ये जो है आपके पास एंगल ABP, इस एंगल ABP ने कौन सी वाली आर्क को कट किया, तो देखो ये वो आर्क है जिसको आपके इस एंगल ABP ने कट किया है। सिमिलर मतलब AP वो आर्क है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि एंगल ACP इस वाले एंगल ने किस आर्क को कट किया, तो तुम बोलोगे अरे मैडम इस एंगल ने भी तो देखो सेम उसी आर्क को कट किया। तो जब 2 सेम एंगल्स एक ही आर्क को कट करते हैं तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इस बात का प्रूफ रिजल्ट नंबर 2 में हम ऑलरेडी देख चुके है ना, बराबर। तो हमें यहाँ पे बस अभी लिखना पड़ेगा। अब मेरे को ना ये बार बार एंगल के नाम लिखने में आलस आता है, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया एंगल ABP को, क्योंकि मुझे पूरा नाम लिखना पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऐसे अगर मैं ज्वाइन करूँ एंगल 1 एंड एंगल 3 इंटरसेप्ट द सेम आर्क। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, इंटरसेप्ट द आर्क। अब तुम चाहो तो आर्क की स्पेलिंग लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो AP और उसके ऊपर ये ऐसा। अब क्योंकि इन दोनों ने एक ही आर्क को कट किया है तो ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका मुझे आगे क्या यूज़ पड़ेगा, बट मैंने इसको इक्वेशन नंबर दे के छोड़ दिया। अब आगे बढ़ो, सेम यही लॉजिक, सेम यही अपनी आँखें राइट साइड वाले छोटे सर्कल पे भी आप लगाओ। राइट साइड वाला जो छोटा सर्कल है, जैसे कि DQP, अब P बोलो B बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस आर्क को कट किया है, ये छोटी सी आर्क BD को कट किया है ना। ये जो आपका एंगल है बराबर DQB, इसने किसको कट किया है, छोटी सी आर्क BD को कट किया है। सिमिलरली जो आपको एंगल दिया है QCD, इसने किसको कट किया है, अरे मैडम इसने तो दूसरी आर्क को कट किया है। तो ये क्योंकि दोनों दूसरी आर्क को कट कर रहे हैं तो इनको साथ में लेकर सॉल्व करने का कोई तुक नहीं बैठता। ऐसे 2 एंगल्स आपको ढूंढने हैं जो सेम आर्क को कट कर रहे हैं, वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, आपको ढूंढने हैं। तो देखो ये रहा आपका DCQ, इसने कट किया है DQ को, बराबर इसकी आर्क कौन सी है, DQ। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल देखूं D से लेकर B, B से लेकर Q,
तो ये एंगल डी बी क्यू ने भी तो देखो ना उसी सेम आर्क डी क्यू को कट किया है। तो अगर मैं इसको अपना एंगल नंबर 4 का नाम दे दूं तो मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि एंगल 4 एंड एंगल 2 ये सेम आर्क को कट कर रहे हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 2, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इंटरसेप्ट किया है। किसको इंटरसेप्ट किया है? आप लोगों की आर्क का नाम क्या था? डी क्यू को, ठीक है, आर्क डी क्यू को। अगर कल को कोई दो एंगल सेम आर्क को कट मारते हैं तो वो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल 2 इक्वल टू आ गया एंगल 4, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब मैडम इतना तो हम लोगों ने किया कर लिया, बट अब आगे क्या? अब आप अपने आँखों से ऑब्जर्व करिए। मैडम क्या ऑब्जर्व करें? यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिए। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम लोगों ने देखो ज्योमेट्री ना बहुत ही सिक्वेंशियली पढ़ी है। साफ साफ देख के समझ में आ रहा है ये दोनों आपस में कैसे एंगल दिख रहे हैं। लीनियर पेयर नहीं, इंटीरियर एंगल नहीं, कैसे दिख रहा है ये? वर्टिकली। और एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या हो जाएंगे? वर्टिकली एंगल हो जाएंगे। और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास दो एंगल्स वर्टिकली हैं तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका हम लोग रीज़न क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंड गिव इट इक्वेशन नंबर व्हाट? 3। ठीक है, एंड गिव इट इक्वेशन नंबर व्हाट? 3। अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अगर तुम तीनों इक्वेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर, ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, अगर ऐसा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या दिखता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 और 3 इक्वल हैं, फिर 2 और 4 इक्वल हैं, और इक्वेशन नंबर 3 के अलावा 3 और 4 भी इक्वल हैं। तो इन तीनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कि चारों ही आपस में इक्वल होंगे, चारों ही आपस में इक्वल होंगे, चारों ही आपस में इक्वल होंगे। और आई थिंक हमको यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि 1 बराबर 2, है ना? हमें यही तो प्रूफ करना था कि 1 बराबर 2। हमें चारों से कोई मतलब नहीं, हमको तो मतलब 2 से है, तो हमने लिख दिया 1 बराबर 2। और आई थिंक आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि एंगल 1 यानी ACP और एंगल 2 यानी QCD, तो एंगल ACP और एंगल QCD ये आपके इक्वल आ गए। तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ, है ना? तो ये देखो कितना प्यारा सा छोटा सा सवाल था। डायग्राम देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत